नमस्कार, मैं नीना आपका स्वागत करती हूँ अनदेखी अनसुनी कहानियों में। आज की कहानी है 100 साल पुरानी दास्तान। आपको मैं कहानी सुनाऊं इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो उसे शेयर कीजिए। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस में अपना बैग समेट रही थी क्योंकि छुट्टी हो गई थी और मैं घर जाना चाहती थी। कल वैलेंटाइन था, इसलिए मैं बहुत उत्साहित थी। तभी मेरी कुलीग ने पीछे से कहा, नीलिमा, क्या इस बार भी 8 सालों की तरह तुम वैलेंटाइन पार्टी में शामिल नहीं होगी ऑफिस की? कहो तो तुम्हारा और तुम्हारे पति अनिल का एक कॉर्नर में टेबल लगवा दें ताकि तुम्हें प्राइवेसी मिल सके। मैंने ना में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चली। घर आकर मैं बहुत खुश थी आज, क्योंकि कल वैलेंटाइन था और ये हमारा नया फ्लैट था। 1 साल ही तो हुआ था हमें यहाँ आए हुए। 1 साल पहले ही तो हमने BHK लिया था। यहाँ हम अपने सास ससुर और अपने 5 साल के बेटे के साथ रहते थे। हमारा परिवार बहुत खुश था और ये एक पॉश कॉलोनी थी। ज्यादा लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते थे, हर कोई अपने काम में बिजी रहता था। लेकिन ये सोसाइटी बहुत सुंदर थी। सभी की बालकोनियां एक दूसरे के सामने थी और बीच में एक सुंदर सा बगीचा था जिसमें हर कोई रह सकता था, बैठ सकता था और प्यारे प्यारे गुलाब देख सकता था। मैं जल्दी जल्दी सारा काम समेट कर अपने बिस्तर पर आकर आराम करने के लिए लेट गई। मैं कहीं अतीत में खो गई। मुझे याद आ रहा था वो सब जो कि मेरे जीवन में सबसे खुशियां भरे पल थे। ये सच है कि मेरी और अनिल की शादी अरेंज मैरिज थी। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन शादी के बाद लगातार साथ रहते हुए हमें इतना प्यार हो गया कि अनिल अक्सर कहते कि नीलिमा, तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरा जीवन खुशियों से भर गया। तुम्हारे बिना रहना तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तुमने ना केवल मेरी बहनों की शादी अच्छी जगह करवाई, बल्कि मेरे मम्मी पापा को भी अपने मम्मी पापा की तरह माना। उन्हें वो सम्मान और प्यार दिया कि हर जगह वो आजकल तुम्हारी तारीफ करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर वैलेंटाइन को वो मेरे लिए गोल्ड का गिफ्ट लाते और प्यार से जब मेरे गले में पहनाते तो मैं छुई मुई सी होकर उनके सीने से लग जाती और वो हंस कर कहते कि आज भी तुम पहली रात की तरह शर्मा जाती हो, लेकिन तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत भाती है। मैं कहती, आप भी तो इतना प्यार करते हैं। वो कहते, लेकिन अब हम मम्मी पापा बन चुके हैं। हम दोनों फिर मिलकर खिलखिलाकर हंस पड़ते। ये गुदगुदाती सी यादें लेकर मैं सुबह उठी और जल्दी जल्दी वैलेंटाइन की तैयारी करने लगी। मेरे पति आज के दिन ऑफिस से आते थे। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे, लेकिन वहाँ की पार्टी में शामिल ना होकर वो घर में ही हर साल मेरे साथ वैलेंटाइन मनाते थे। वो कहते, हम दोनों साथ ही रहना अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारे पास रहता हूँ तो मुझे जीवन की महक आती है। मैं मुस्कुरा देती उनकी इन प्यारी और लच्छेदार बातों को सुनकर। जल्दी जल्दी से मैं अपनी सारी तैयारी कर रही थी। मेरे सास ससुर हर साल किसी न किसी बहाने मेरे बेटे को लेकर अपने रिश्तेदार के घर चले जाते, क्योंकि वो हमें स्पेस देना चाहते थे। ये बात मैं समझती हूँ और मैं चुप रहती। शाम को जब अनिल घर आए
तो वो कुछ उदास उदास और उखड़े उखड़े थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? वो बोले मेरी तबीयत खराब है। मैं घबरा सी गई। मैंने उन्हें बिठाया, लेकिन वो बैठने की जगह अपनी जेब से गिफ्ट निकाला और टेबल पर रख दिया और बालकनी में चले गए। मैं जल्दी से एक शॉल उठाई और उन्हें देते हुए बोली कि बाहर तो बहुत हवा चल रही है, आप अंदर चलकर बेडरूम में आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैं उदास हैरान परेशान आकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। रात 10 बजे वो अंदर आए और चुपचाप खाने के टेबल पर बैठ गए। मैंने कहा आज केक नहीं काटेंगे क्या? उन्होंने कहा कि ठीक है और छुरी उठाई और केक काट दिया। ये क्या? हर साल तो हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर शरारत करते हुए केक काटते थे। वो लम्हे कहाँ गए जिनका मुझे इंतजार था, जो मुझे कल रात से गुदगुदा रहे थे? मैं हैरान सी चुपचाप उन्हें देखती रही। उन्होंने खुद ही खाना डाला, जबकि मैंने उनकी पसंद का थाई बनाया था। लेकिन वो कुछ नहीं बोले, 2-4 नवाले खाए और उठ कर फिर बालकनी में चले गए। मैं भी उदास सी अपने कमरे में चली गई। मेरा मूड खराब हो चुका था। मेरे सपने जैसे टूट से गए थे आज। पता नहीं कब आंख लगी। जब सुबह उठी तो देखा अनिल फिर बालकनी में है। तैयार होकर ऑफिस चले गए। 1 महीना हो गया यही सब होते हुए। मम्मी पापा मुझे पूछने लगे क्या हुआ। मैंने पूछा अनिल से कि अनिल क्या हुआ, मम्मी पापा पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा ऑफिस की परेशानी है। मैंने कहा चलो 2-3 दिन में ठीक हो जाए। लेकिन हफ्तों के साथ साथ 2 महीने और बीत गए। अब तो मैं परेशान हो गई। एक दिन अचानक मार्केट में इनके जनरल मैनेजर मिल गए। नमस्कार भाभी जी, क्या हाल चाल है? मैंने भी नमस्कार किया। उन्होंने बताया कि अनिल का ध्यान आजकल ऑफिस में नहीं है। वो हर समय घर की तरफ रहता है और ना ठीक तरह खाता है, ना पूरी टीम को संभालता है। हम तो उससे परेशान हो गए हैं। अब मैंने सोचा कि क्या किया जाए। मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने जबरदस्ती उन्हें डॉक्टर के लेके गए। वहां दिखाया, वहां भी सारी रिपोर्टें ठीक थी। अब तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं पता करके रहूंगी कि इन्हें क्या हुआ है। मैं उनका ध्यान रखने लगी। बालकनी में खड़े होते तो मैं देखती। आधी रात के करीब हमारी सामने वाली बालकनी में एक लड़की निकल के आती तो ये एकदम कुर्सी से उठ जाते और खड़े हो जाते। दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते, आंखों आंखों में बातें करते और मालूम नहीं कहाँ खोए रहते। मैंने कभी इन्हें बात करते हुए नहीं देखा, जबकि मैंने इन्हें 1 हफ्ता वॉच किया। इस तरह मैं परेशान हो गई और ना चाहते हुए भी एक बार उनके फ्लैट के सामने चली गई और बेल बजा दी। वहां एक बुजुर्ग औरत ने, जो कि एक सभ्य औरत थी, दरवाजा खोला और मुझे देखकर हैरान होती हुई बोली, नीलिमा आप? मैंने कहा नमस्ते आंटी, मैं अंदर आ जाऊं? उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। मैं अंदर गई और ना चाहते हुए मैंने पता नहीं किस भावनावेश में उनकी बाजू पकड़ ली और अपनी सारी परेशानी उन्हें कह डाली, जैसे एक बेटी एक माँ को कहती है। वो कुछ नहीं बोली, मुझे कमरे में लेके गई। एक वहां एक लड़की पेंटिंग बना रही थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी सुरभि है। मैं समझ गई ये वही लड़की है। मेरा ध्यान जब पेंटिंग पर गया तो मैं हैरान हो गई, वो अनिल की थी। मैंने कहा लेकिन ये तो अनिल की पेंटिंग है। उसकी मम्मी ने कहा हाँ बेटा, तुमने सिर्फ ये देखा है, ये देखो। मैंने देखा अनिल की बचपन से लेकर जवानी तक की पेंटिंग है। मैंने हैरान थी तो उन्होंने मेरी हैरानी का हल करते हुए कहा हम भी हैरान थे बेटा, लेकिन आज नहीं।
आज से कुछ साल पहले। बचपन से ही ये रोती थी, बीमार रहती थी और रात को सपने देखकर चिल्लाती थी। सिर्फ अनिल का नाम पुकारती थी। हम विदेश में थे, इसलिए इसे बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह पूर्व जन्म का केस है। जब हमें पता लगा कि ये इंडिया से संबंध रखता है, हम इंडिया आए। आके खोजा तो उस गांव में पहुंच गए। किसी ने बताया कि हाँ, उन्हीं के खानदान के कोई रमेश बाबू हैं, वो रहते हैं वहाँ। हम जब इनके पुश्तैनी घर गए तो ये लड़की उस घर को पहचान गई। तो सुरभि वहाँ इतनी खुश थी उस गांव में जाकर। रमेश बाबू ने हमें कुछ फोटोग्राफ्स दिए और बताया कि जिसकी बात हम कर रहे हैं वो इनके ताऊ जी थे। और ये बात आज से 60 साल पुरानी तो है, लेकिन इन दोनों की कहानी कम से कम 100 साल से ही पुरानी है। ये सब उसने रिसर्च की थी, उसके पास एक बड़ी फाइल थी जो उसने हमें दे दी। हमने जब देखा तो हैरान रह गए। हर जन्म में सुरभि और अनिल की शक्ल यही थी, लेकिन ये किसी जन्म में नहीं मिल सके। किसी न किसी कारण से ये अलग हो गए और पंचायत ने इस जन्म में तो उस जन्म में तो पिछले जन्म में इन्हें जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि अनिल और सुरभि बचपन से ही प्यार करते थे। जाट बरादरी के नाम पर इन्हें जलाया गया था। मैं चुप रही और देखती रही। ये सब मेरी आंखें फटी हुई थी और मैं सुनकर हैरान थी कि कोई इतने जन्मों से एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं और अभी तक मिले नहीं। तभी सुरभि ने कहा कि नीलिमा दीदी, आप परेशान ना हो। जब इतने जन्मों तक मैंने अनिल का इंतजार किया तो इस जन्म भी करूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ इस जन्म में कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं, कुर्बानी का भी नाम है। मैं आपके बसते हुए घर को, हंसी खुशी वाले घर को उजाड़ने की सोच भी नहीं सकती। मैं उसके आपकी तरफ कभी गलत निगाह से देख भी नहीं सकती। इसीलिए इस जन्म में भी मैं अकेली रहूंगी। और मैंने मम्मी पापा को कह दिया है कि इस फ्लैट को बेच दें और हम कहीं दूर चले जाएंगे। अब मैं वहां क्या बोलती। सुरभि के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते जा रहे थे। मैं चुपचाप अपने घर आ गई, लेकिन अब मुझे चैन नहीं था। मैं हर समय परेशान रहती। इस तरह 3 महीने और बीत गए और कल फिर वैलेंटाइन था। मैंने अपने आप को संभाला और चुपचाप वैलेंटाइन की तैयारी करते रहे। मेरे सास ससुर जैसे हमेशा बाहर जाते हैं, इस बार भी चले गए, लेकिन मैंने अपने बेटे को अपने पास रोक लिया। सोचा चलो इसी को देखकर मैं इस वैलेंटाइन को अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने सब कुछ सजा लिया, सब किया। आज घर को गुलाब से सजाया, बेड को सजाया। मैंने कहा पुरानी यादों को हटा दूं, पुरानी यादें खत्म कर दूं, और एक सुंदर सा केक सजाया। अनिल ने कॉल बेल बजाई तो मैंने दरवाजा खोला। अनिल वैसे ही मुरझाए से, उदास से अंदर आए। जब खाना भी नहीं ठीक तरह खाएंगे तो शरीर तो कमजोर होगा ही ना। मैं पीछे हटी तो वो अंदर आए। उन्होंने अपनी आदत के हिसाब से कोट की जेब में हाथ डाला और वो गिफ्ट मुझे देने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, आज ऐसे नहीं, पहले की तरह आंखें बंद करो और मुझे बाहों में भरो। उन्होंने मेरे कहे को ऐसे माना जैसे कोई मशीन मानती है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हाथ आगे फैला दिए बाहें, लेकिन एकदम झटके से उन्होंने आंखें खोली। मालूम नहीं उन्हें क्या एहसास हुआ। आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने सुरभि को देखा, हैरान हो गए और एकदम उसे चूमने लगे पागलों की तरह, और सुरभि भी उनके गले लग गई। मैंने चुपचाप अपना पर्स उठाया, टेबल पे एक लिफाफा रखा और साइन किए हुए
डिवोर्स के पेपर रखे, अपने बेटे को जो कि सो गया था बेडरूम में गले लगाया और उस घर से निकल गई अपनी गाड़ी में एक अनजान राह पे अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही ऑफिस में इस्तीफा दे दिया था। अपने ऑफिस में रिजाइन के बाद मैंने विदेश में नौकरी पकड़ ली थी और आज रात 2 बजे की मेरी फ्लाइट थी अपने बेटे के साथ। मैं इतनी दूर चली जाना चाहती थी कि अनिल चाहकर भी मुझे ढूँढ ना सके। अनजान राहों पर किस किसी को प्यार का तोहफ़ा देकर जो खुशी मुझे मिली थी, वो मैं बयान नहीं कर सकती। उनकी तो जन्मों-जन्मों की प्यास बुझ जाए, यही मेरी तमन्ना थी। आज मेरा मन रो रहा है, लेकिन मेरी रूह बहुत शांत है। नमस्कार। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी कहानी शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।